नमस्कार। आज फिर आप लोगों को इस वर्चुअल क्लास में स्वागत करते हैं। और पिछला जो वीडियो हमने आप लोगों को दिया था जिसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और केमिकल बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाले चैप्टर्स के कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने सॉल्व करवाया था, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों ने किसी ने और डिमांड नहीं की तो इसलिए उसके और क्वेश्चंस हमने हल नहीं कराया। अब हम सिलेबस भी पूरा करना चाहते हैं तो उस हिसाब से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टेट ऑफ मैटर्स, द्रव्य की अवस्थाएं, है ना, द्रव्य की अवस्थाएं लेकर के आए हैं, ठीक है। और द्रव्य की अवस्थाओं में आप लोग भली भांति परिचित हो कि द्रव्य तीन प्रकार के होते हैं, तीन अवस्थाओं में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस का मतलब आप लोग अच्छी तरीके जानते हो। ठोस का मतलब जो आप लोग टच करते हो तो समझ में आ जाता है कि कौन चीज ठोस है, कौन चीज द्रव है। क्यों? क्योंकि ठोस अवस्था में जो कण होते हैं उनके बीच गैप यानी कि अंतर आणविक अवकाश, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे कम होता है, ठीक है, ठोस के अणुओं के बीच, यानी कि उसकी स्थिति ऊर्जा बहुत अधिक होती है, गति ऊर्जा कम होती है, ठीक है। फिर आते हैं द्रवावस्था। द्रवावस्था में ठोस अवस्था से अधिक, यानी कि द्रव अवस्था में जो कण होते हैं वो ठोस अवस्था से अधिक दूरी उनकी होती है, ठीक है। तरल अवस्था में होते हैं जैसे दूध, तेल, ये सब जो है द्रव अवस्था के हैं। और फिर आते हैं गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था में जो कण होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, उसकी गति ऊर्जा बहुत अधिक होती है और स्थिति ऊर्जा सबसे कम होती है, उनके अणु स्वतंत्र होते हैं। लेकिन एक बात यह है कि गैस अवस्था में भी हो या कोई चीज ठोस है लेकिन जैसे एमॉर्फस रूप में है, जैसे बालू वगैरह है ना, कोई या क्रिस्टल्स रखे हुए हैं, एक कण के बीच में दूसरे कण के बीच में कोई ना कोई एक फोर्स काम करता है। जिस फोर्स को हम समझाने जा रहे हैं वो है अंतर आणविक अन्योन्य क्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये क्या होते हैं? अंतर आणविक यानी कि अलग अलग, अंतर आणविक का मतलब तो समझ जाते हो कि अलग अलग अणुओं के बीच में, अंतर आणविक अलग अलग अणुओं के बीच में अन्योन्य क्रिया, इंटरेक्शन के द्वारा। जैसे ये दो पेन है, इसके बीच में रख दिया तो इस मतलब इसके साथ में कहीं जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके बीच में एक बल काम करता है ना, इसके इंटरेक्शन के कारण, इसके नजदीक आने के कारण इसके बीच में कोई ना कोई फोर्स डेवलप हो जाता है, जिसको हम इंटरेक्शन के द्वारा उत्पन्न हुए बल को हम कहते हैं अंतर आणविक अन्योन्य क्रिया के द्वारा बनने वाला बल। और ये तीन प्रकार से हम समझाएंगे। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले डाइपोल समझना पड़ेगा। द्विध्रुव क्या होता है? द्विध्रुव मैं समझा देता हूं। द्विध्रुव होते क्या है? द्विध्रुव या डाइपोल, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डाइपोल। डाइपोल हमने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स में भी समझाया था कि जो कोवैलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड्स का मतलब इक्वल शेयरिंग के द्वारा जब बॉन्ड्स बनते हैं, लेकिन शेयरिंग तो हो लेकिन अलग अलग अणुओं के, परमाणुओं के बीच में जब होते हैं, अलग अलग तत्वों के बीच में जब होते हैं, लेकिन शेयरिंग है। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन किसके साथ में? क्लोरीन के साथ में जब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड अणु बनता है, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो साझे का इलेक्ट्रॉन्स है ये क्लोरीन की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये अधिक ऋणी है और एक कम ऋणी है। ये विद्युत ऋणी अधिक है, अधिक विद्युत ऋणी है, अधिक विद्युत ऋणी है, और एक कम विद्युत ऋणी है, कम विद्युत ऋणी है। कम विद्युत ऋणी होने के कारण इसमें दो शिराएं उत्पन्न होती है। क्या होते हैं? दो शिराएं उत्पन्न होते हैं, एक पॉजिटिव और एक पार्शियल नेगेटिव शिरा। तो इस शिरा को हम कहते हैं ध्रुव। दो ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे एक धन ध्रुव और एक ऋण ध्रुव। दो ध्रुव उत्पन्न हो गए, एक ध्रुव ये है, एक ध्रुव ये है। जब दो ध्रुव उत्पन्न है उसको मिला के कहते हैं द्विध्रुव। द्विध्रुव यानी डाइपोल। दो पोल उत्पन्न हो गए, पोल, इसको कहते हैं पोल। क्या कहते हैं? पोल। तो दो पोल उत्पन्न हो गए इसलिए कहते हैं डाइपोल, है ना। हुआ है यहां पे इक्वल शेयरिंग, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, लेकिन शेयरिंग करने के बावजूद भी जो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है तो इस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, जो साझे के इलेक्ट्रॉन है, वो अपनी तरफ खींच लेते हैं।
जो अधिक प्रबल विद्युत ऋणी होते हैं वो अपनी तरफ डाइवर्ट कर लेते हैं, उसको अपनी तरफ झुका लेते हैं। तो उससे इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश और इसके ऊपर आंशिक धनावेश, लेकिन दो शिराएं उत्पन्न हो गए। जैसे हमने पेन का उदाहरण दिया था, एक धन शिरा और एक ऋण शिरा, तो दो शिराएं उत्पन्न हो गए। उस शिरा को हम कहते हैं दो ध्रुव या दो पोल। तो ऐसे अणु को पहले अगर समझ लेंगे द्विध्रुव द्विध्रुव, तो हम पहला एग्जाम्पल देने जा रहे हैं। द्विध्रुव द्विध्रुव अणु अगर एक साथ रखा जाए, है ना, दो अणु दोनों द्विध्रुव है, दो शिराएं हैं, दो शिरा है, ठीक है, और उनको अगर हम एक साथ रख दें, सपोज ये दो अणु है, दोनों डाइपोलर है, यानी कि दोनों में ध्रुवणता है, ठीक है, और दोनों को हम अगर साथ में रख दें तो कौन सा इंटरेक्शन होगा और किस प्रकार का बल उत्पन्न होगा उसको मैं समझा रहा हूं, ठीक है। दोनों डाइपोलर अणु है और उनको नजदीक ला करके रख दिए, ठीक है। जैसे यहां पर दो अणु हम लाए और दोनों में, एक में प्लस और एक में माइनस, यहां पर आपका ये प्लस है और ये माइनस है, और इसके बीच में जो लाए हैं, तो इसके बीच में एक प्रबल आकर्षण बल उत्पन्न हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं, कीसम बल। इसमें कीसम ने खोज की थी, इसे कीसम बल भी कहते हैं, कीसम फोर्सेस, कीसम फोर्सेस उत्पन्न हो गया। और इस कीसम फोर्स के कारण क्या होता है, ये प्रबल आकर्षण बल उत्पन्न हो गया। क्या हो गया, प्रबल आकर्षण बल, प्रबल आकर्षण बल उत्पन्न हो गया। और प्रबल आकर्षण बल उत्पन्न होने के कारण इस प्रकार के अणु को बहुत कम दाब लगा करके द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल है HCl है, HCN है, NH3 है, इस प्रकार के अणु जो डाइपोलर्स होते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार के अणु को हम कम बल लगा करके इसको द्रव अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। सेकंड टॉपिक है कि द्विध्रुव और प्रेरित द्विध्रुव। यहां पे भी थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। प्रेरित द्विध्रुव क्या होते हैं, प्रेरित द्विध्रुव, प्रेरित द्विध्रुव, तो देखो द्विध्रुव तो आप समझ गए हैं, यहां पे हमने द्विध्रुव का एग्जांपल दे दिया। अब प्रेरित द्विध्रुव क्या होता है, तो प्रेरित द्विध्रुव पहले समझ लो कि प्रेरित द्विध्रुव में जब हम किसी सामान्य अणु को, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, इस प्रकार के अणु को द्विध्रुव अणु के नजदीक लाते हैं, ठीक है। एक द्विध्रुव अणु है और एक सामान्य अणु है। तो सामान्य अणु के पास में जब हम किसी, ये सामान्य अणु, ठीक है, सामान्य, और ये द्विध्रुव, तो द्विध्रुव अणु के नजदीक जब सामान्य अणु को लाते हैं तो इसके कारण, इसमें इसकी अनन्य क्रिया, इसकी इंटरेक्शन के कारण इसमें भी ध्रुवणता उत्पन्न हो जाती है, इसमें भी ध्रुवणता उत्पन्न हो जाती है। सपोज यहाँ पे प्लस था, लेकिन यहाँ पर इस द्विध्रुव अणु के प्रभाव से इसमें भी ध्रुवणता उत्पन्न हो जाती है और इसमें प्लस और ये माइनस वाला शिरा इस तरीके से इसके नजदीक आ जाते हैं, और इसे कहते हैं, जब इसमें ध्रुवणता उत्पन्न हो जाती है इसके कारण, तो इसे कहते हैं प्रेरित द्विध्रुव, प्रेरित द्विध्रुव। अब यहां पर जो हम एग्जांपल देने जा रहे हैं कि द्विध्रुव अणु के नजदीक, एक द्विध्रुव अणु के नजदीक जब एक प्रेरित द्विध्रुव अणु को लाते हैं, तो यहां डिपेंड करता है कि हमारी ध्रुवणता किस रेंज में है, उसकी जो है प्रबलता कितनी है, ठीक है ना, इसकी प्रबलता कितनी है, इसको पर डिपेंड करता है। इसके बीच में जो फोर्स है, इसे प्रेरण बल कहते हैं, प्रेरण बल, ठीक है। तो ये द्विध्रुव अणु है और ये प्रेरित द्विध्रुव है, प्रेरित द्विध्रुव। तो द्विध्रुव और प्रेरित द्विध्रुव के बीच में जो बल उत्पन्न होता है हम प्रेरण बल कहते हैं, और इसके अणुओं को हम इसकी तुलना में जब हम द्रवित करना चाहें तो उसकी तुलना में अधिक दाब और कम दाब करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये दूसरा प्रकार हुआ। तीसरा प्रकार क्या है कि तीसरा प्रकार जब दोनों ही अणु प्रेरित द्विध्रुव होते हैं, यहाँ पे एक द्विध्रुव दोनों था, यहाँ पे एक द्विध्रुव और प्रेरित द्विध्रुव था, अगला अणु जो होगा वो दोनों ही प्रेरित द्विध्रुव होगा, ठीक है ना।
क्या होगा? प्रेरित द्विध्रुव। नंबर 3 प्रेरित द्विध्रुव डैश प्रेरित द्विध्रुव। प्रेरित द्विध्रुव इसमें क्या होता है कि दोनों ही अणु, जो हमने अभी बताया था आपको कि डाइपोल अणु के नजदीक जब लाया गया तब इसमें क्या उत्पन्न हुआ? सपोज यहां पे ये माइनस सिरा है तो इसके मध्य एक बल उत्पन्न है, ये प्रेरित द्विध्रुव है और ये भी प्रेरित द्विध्रुव है। तो दोनों अणु प्रेरित द्विध्रुव है और उसके मध्य जब हम दोनों अणु को नजदीक लाए तो इसके मध्य जो बल उत्पन्न उसे हम कहते हैं लंदन फोर्सेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, लंदन बल या प्रकीर्णन बल। प्रकीर्णन बल, ठीक है। तो इस कारण जो इसमें क्या करते हैं, इसमें भी वान डेर वाल्स फोर्सेस डेवलप हो जाता है, वान डेर वाल्स बल उत्पन्न हो जाता है और इस प्रकार की गैसों को हम उच्च दाब और निम्न ताप लगा करके द्रवित कर सकते हैं, ठीक है ना। यह तीसरा प्रकार था अंतराण्विक अन्योन्य क्रिया के द्वारा उत्पन्न बल की हम चर्चा कर रहे थे। अब हम सीधे गैसीय नियम में आते हैं। गैसीय नियम के बारे में आप लोगों को जानकारी होगी कि गैसीय नियम जैसे आप लोगों ने चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम, ठीक है ना, और गैलुसक का नियम, ये और आवागाद्रो का नियम, ये सब गैसीय नियम के अंतर्गत आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, हाई स्कूल में पढ़ा होगा या 9th में पढ़ा होगा। तो गैसीय नियम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सेकंड टॉपिक है आपका गैसीय नियम। गैसीय नियम में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, नंबर 1 है बॉयल का नियम। बॉयल का नियम आप लोग जानते हो बॉयल के नियम के बारे में, है ना। रॉबर्ट बॉयल थे जिन्होंने ये नियम दिया था। उन्होंने कहा था कि किसी गैस में, यानी अगर ताप स्थिर रखा जाए, क्या रखा जाए? स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, निश्चित मात्रा का आयतन दाब के, निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो यहां पे स्थिर क्या रखा हमने? स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या रखा है? ताप स्थिर। स्थिर क्या है? ताप, टेम्परेचर। ताप है स्थिर। ये एक आप पहला समीकरण बना लीजिए। ये क्या है? किसका नियम है? बॉयल का नियम है। याद कर लीजिए, बहुत आसान है। स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे बॉयल का नियम कहते हैं। सेकेंड लॉ है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम क्या है कि स्थिर दाब पर, यहां पे चेंज हो गया, स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप यहां समझा देंगे परम ताप क्या होता है। परम ताप के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। देखो परम ताप का मतलब होता है जो ताप हम डिग्री सेंटीग्रेड में कैलकुलेट करते हैं, उसमें हम जब 273 डिग्री सेंटीग्रेड जोड़ देते हैं तो वो केल्विन में बदल जाता है, उसे हम परम ताप कहते हैं।
डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, इसे हम कहते हैं परम ताप। ठीक है, तो इनका नियम के अनुसार V समानुपाती T, इसमें स्थिर क्या है, स्थिर दाब, ठीक है, P, ये है समीकरण 2। ये हो गया चार्ल्स का नियम। याद कर लीजिए, स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। ठीक है, तो अगर आप इसको तैयार कर लेते तो उसके बाद आता है आवागाद्रो का नियम। आवागाद्रो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है आवागाद्रो का नियम। इनके अनुसार क्या है, स्थिर ताप तथा दाब पर, स्थिर ताप तथा या समान ताप तथा दाब पर, ऐसा लिखो, इससे नहीं, समान ताप तथा दाब पर स्थिर, समान ताप तथा दाब पर, समान ताप तथा दाब पर किसी गैस में अणुओं की संख्या समान होती है, अणुओं की संख्या समान होती है। ठीक है, तो इसमें आप लिखोगे P समानुपाती N या V समानुपाती N, V समानुपाती N, समान आयतन में अणुओं की संख्या, स्थिर ताप तथा दाब पर किसी गैस की समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, समान आयतन में गैस की समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ये आवागाद्रो का नियम है। अब हम अगर तीनों नियम को एक साथ मिला दें तो ये गैस समीकरण की व्युत्पत्ति हो जाती है। ठीक है ना, तो इस तीनों नियम को आप मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा, इसको मिटा देते हैं, याद रख लीजिएगा तीनों नियम को। यहां पर गैस समीकरण कैसे बनेगा, जब इसके नियम है P समानुपाती P, V समानुपाती T और V समानुपाती N, इन तीनों को अगर मिला देते हैं तो V समानुपाती T अपॉन N इंटू T अपॉन P। तो इसमें अगर हम P V समानुपाती N इंटू T कर देते हैं और यहाँ अगर P इक्वल टू कर देते हैं तो R एक नियतांक आ जाता है N R T, ये गैस समीकरण आ जाता है। ये समानुपाती शब्द जब हटाए तो बराबर लगाए तो यहाँ R एक नियतांक, ठीक है, नियतांक है, गैस नियतांक कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, गैस नियतांक। क्या है, गैस नियतांक। तो इस तरीके से गैस समीकरण की उत्पत्ति होती है। मौसम थोड़ा प्रतिकूल है तो आज हम यहाँ तक, अब इसके बारे में जो न्यूमेरिकल्स हैं तो इसके नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और बाकी नियम समझा देंगे।